शीला की शादी ऋषभ से हो गई थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसकी असली सच्चाई से अनजान थी। एक दिन वो उस पर पानी डालकर उसे जगाते हुए कहती है, ओफो, इस आदमी से शादी करके तो मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जानवर है जानवर, जब देखो खाता रहता है या सोता रहता है। अरे यार, क्या ये सुबह सुबह तुम भी? अच्छा, मैं जाग गया हूँ, थोड़ी चाय दे दो जरा। देखो, उठे भी नहीं और फरमाइशें शुरू कर दी। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही थी। मेरे घर वाले मेरी सारी बात मानते थे। ना जाने क्यों मैं इस आलसी आदमी के पल्ले पड़ गई। शीला अपनी माँ के घर बहुत ज्यादा खुश थी। हर कोई उसे प्यार से रखता था, लेकिन ऋषभ के प्यार के चक्कर में आकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ऋषभ वैसे तो अमीर घर का लड़का था, लेकिन वो बहुत आलसी था और कोई काम नहीं करता था, जिस वजह से शीला उसे आए दिन कोसती रहती थी। एक दिन वो सब चीजों से परेशान होकर अपने मायके आ जाती है। जैसे ही उसकी भाभी उसे घर पर देखती है तो उसे दरवाजे पर ही रोकती है। अरे शीला, तुम यहाँ? इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? हमें तो लगा तुम अपने मायके वालों को भूल ही गईं। अरे ओ दीदी की भाभी, सारे सवाल यहीं पूछ लोगी? क्या मुझे अंदर भी आने दोगी? अब अंदर घुसने के लिए मुझे तुम्हें इंटरव्यू देना होगा क्या? मासूम गुंजन ने तो प्यार से ही सवाल किया था, लेकिन शीला का जवाब सुनकर उसका मुंह उतर जाता है। जिसके बाद जैसे ही कलावती की नजर उस पर पड़ती है तो वो उससे कहती है, ओहो, क्या बात हो गई है? आज ये सवारी इधर कैसे आ गई? माँ, मैं उस घर में बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। ससुराल वाले मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, और वो तो इतने आलसी हैं कि कोई भी काम करके राजी नहीं है। अब शीला अपने मायके में ही पैर जमा कर बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। इसके बाद तो वो जो एक दो काम किया करती थी उन्हें भी छोड़ देती है। सारा दिन बस अपनी भाभी पर हुक्म चलाया करती। और फिर एक दिन शीला गुंजन से कहती है, अरे ओ गुंजन भाभी, ये चाय तो ठंडी हो गई है, जरा मेरे लिए दूसरी चाय बना लाओ। शीला, ये चाय अभी कुछ देर पहले ही बनाई है, अगर ठंडी हो गई है तो मैं गरम करके लाती हूँ। सब समझती हूँ मैं भाभी, आप तो चाहती हो ना कि मेरा बच्चा काला पैदा हो, तभी तो मुझे काली चाय पिला रही हो। अरे शीला, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरी चाय बना लाती हूँ। गुंजन रसोई में चली जाती है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन शीला गुंजन को मालपुआ बनाने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर तक गुंजन मालपुआ लेकर नहीं आती तो शीला ड्राइंग रूम से ही गुंजन को आवाज लगाती है, अरे भाभी, मालपुआ ला भी रही हो या रसोई में ही बैठकर पैक कर रही हो अपने मायके भिजवाने के लिए? शीला की आवाज कलावती के कानों तक भी जाती है और वो बाहर आकर कहती हैं, तू अपने मायके आई है, लेकिन अब तू शादीशुदा है। यहाँ पर महारानियों की तरह हुकूमत मत चला। वो गुंजन बेचारी सारा दिन कामों में लगी रहती है। जब तक तू यहाँ रहेगी ना, उसकी नाक में दम करे रखेगी। और हाँ सुन, 2-4 दिन के लिए आई है मेहमान बनके, जरा तमीज से रह। कलावती ये बोलकर गुंजन को देखने रसोई में जाती हैं, तो वो देखती हैं कि वो रसोई में बेहोश पड़ी थी। हाय राम, क्या हो गया मेरी बहू को? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कलावती और शीला किसी तरह सहारा देकर गुंजन को ड्राइंग रूम में लाकर सोफे पर लेटा देते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर बताता है कि गुंजन भी मां बनने वाली है, पर वो बहुत कमजोर है। ये बात सुनकर कलावती कहती है, शीला, तू ध्यान से सुन ले, तेरी भाभी मां बनने वाली है, इसलिए जब तक तू इस घर में है राजकुमारी की तरह उस पर हुक्म न चलाइयो, और तुझे जो भी चाहिए खुद उठकर ले ले। पर माँ, परवर कुछ नहीं, जब मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया,
अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। शीला अपनी माँ की बात सुनकर जल भुन जाती है। अब उसे जो ऐशो आराम मिल रहा था वो गुंजन के प्रेग्नेंट होने से नहीं मिल पा रहा था। एक दिन कलावती गुंजन के लिए केसर का दूध बनाकर उसके कमरे में ले जा रही होती है तो शीला अपने मन ही मन कहती है, ओहो, क्या बात है, बड़ी सेवा हो रही है बहू की। मुझे कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा कि मेरी भोली भाभी की अकल ठिकाने आ जाए। अगले दिन गुंजन जैसे ही सब लोगों के लिए चाय बनाने के लिए जाती है तभी शीला चुपके से रसोई में जाकर चाय में नींबू निचोड़ देती है। जैसे ही गुंजन रसोई में जाती है तो देखती है कि चाय फट गई है। हाय, ये कैसे हो गया? दूध तो ताज़ा था, फिर ये चाय कैसे फट गई? खैर, सब लोगों के नाश्ते का समय हो गया है और उनको भी तो काम पर निकलना है। मुझे जल्दी से दोबारा चाय बनानी होगी। गुंजन फिर से सबके लिए चाय बना लेती है क्योंकि वो घर के काम करने में माहिर थी। लेकिन शीला, वो भी कहाँ बाज आने वाली थी। कभी गुंजन के धुले कपड़े खराब कर देती तो कभी उसके बने बनाए काम बिगाड़ देती। एक दिन ऐसे ही शीला एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है, जिसके बाद जैसे ही गुंजन कपड़े सुखाकर छत से नीचे उतर रही होती है तो शीला उसे सीढ़ियों पर तेल डालकर गिराने वाली होती है। लेकिन तभी कलावती उसे रोक देती है। रुक जा गुंजन बहू, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना अनर्थ हो जाएगा। गुंजन ये सुनकर रुक जाती है। उसके बाद कलावती उसे सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल दिखाती है। गुंजन संभल कर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। माँ जी, ये सीढ़ियों पर तेल कैसे आ गया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कलावती गुंजन के सामने ही शीला को एक जोरदार तमाचा मारती है। ये देख शीला कहती है, माँ, आपने मुझको तमाचा मारा? मैंने क्या किया? तूने क्या किया? ये तो मैं तभी समझ गई थी। जो लड़की कभी रसोई में घुसती ही नहीं, वो आज दबे पांव रसोई में क्या करने जा रही थी? और फिर जब मैंने पूजा घर से तुझे सरसों का तेल ले जाते हुए देखा ना, और फिर वही तेल सीढ़ियों पर देखा, तो मेरा सारा शक यकीन में बदल गया। अब बता, तूने ये क्यों किया? दीदी, मैंने तो हमेशा आपको अपनी नंद की जगह बहन माना है। आपको लव मैरिज करनी थी तो मैंने उस फैसले का भी साथ दिया। फिर आपने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि मैं अपनी शादी से खुश नहीं थी और तुम्हें यहाँ खुश देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी। भले ही मेरी लव मैरिज हुई हो, लेकिन मेरा वो पति सारा दिन किसी आलसी जानवर की तरह घर में पड़ा रहता है और उसे देख देख कर मुझे गुस्सा आता था। सोचा यहाँ आकर थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब से तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर घर वालों को पता चली, सबने तो मुझे सर से ही गिरा दिया और तुम्हें सर पर बैठा लिया। ये बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे वाह, क्या नंद है! अपनी ही भाभी से बदला लेने चली थी, वो भी ऐसी गलती का बदला जो गलती कभी तेरी भाभी ने की भी नहीं। तेरी भाभी ने तो तेरी खुशी देखकर हम सबको तेरी शादी के लिए मनाया था और तूने उसी के साथ ऐसा किया। तू जानती भी है तेरी भाभी ने तेरे लिए क्या क्या। नहीं माँ जी, मत बताइए, अब बताने का कोई फायदा नहीं है। तभी शीला का पति ऋषभ मिठाई का डब्बा लेकर आता है। उसे देखकर शीला कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ भाभी और सासू माँ का मुंह मीठा कराने आया था। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो भाभी ने अपने भाई से बात करके अपने भाई की कंपनी में मुझे नौकरी दिलाई। और तो और कंपनी की तरफ से मुझे एक बाइक भी मिली है, तो सोचा सबका मुंह मीठा करवा के तुम्हें भी मनवा के यहाँ पे ले आऊं। शीला को ये सब सुनकर एहसास होता है कि सच में उसकी भाभी कितनी अच्छी है, जिसने बिना बोले ही उसके दुख को समझ लिया था
और उसके पति की नौकरी लगवाई थी, और वो ऐसी भाभी और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली थी। शीला, कलावती और गुंजन ऋषभ के आगे किसी भी बात का जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो ऋषभ के आगे शीला की सम्मान को कम नहीं होना देना चाहते। अब शीला अपने कमरे में अपना सामान पैक करती है, तभी वहां गुंजन आ जाती है। तो शीला उसे गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आप तो हमेशा मेरा भला चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपसे जलती रही। आपको शादी से पहले भी तंग किया, और देखिए शादी के बाद भी। मगर अब मैं वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी ऐसी कोई चाल नहीं चलूंगी और आपके साथ कोई चालाकी नहीं करूंगी। अरे पगली, तू मेरी ननद नहीं है, मेरी बहन है। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना? बस मेरे लिए और इससे बड़ी बात क्या होगी। चल, ऋषभ जी तेरा वेट कर रहे हैं। अब गुंजन सम्मान के साथ शीला को उसके पति के साथ विदा कर देती है। कुछ ही महीनों बाद गुंजन और शीला दोनों ही लड़कियों को जन्म देते हैं। नंद और भाभी का ये रिश्ता भी दोबारा कभी नहीं बिगड़ा और चलता ही रहा।